हाँ, कल अपने सबसे पहले बात हुई थी कि इंग्लिश में अगर अपनी बात हो तो सबसे पहले अक्षर 26 होते हैं अपने, और उनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। और अगर उन बात करें उन शब्दों की कैटेगरी की तो वो कितनी बताई? 8। और अगर उसका एक नाम देना हो हमें तो उसको क्या कहेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कि भाई शब्द के बाद ही ये जो वर्ड होते हैं यही अपना क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारी बात चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो मैंने कहा कि ये 8 हैं, ठीक। और 8 में से हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था किसके बारे में? एक तो नाउन के बारे में, फिर प्रोनाउन के बारे में, फिर एडजेक्टिव के बारे में, और उसके बाद वर्ब के बारे में। और हमारा लास्ट जो डिस्कशन था वो किसके बारे में था? एडवर्ब के बारे में। हमने टॉपिक तो स्टार्ट नहीं किया था, मैंने कहा थोड़ी बहुत जो जनरल जानकारी होनी चाहिए वो बता देता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो बेसिक जानकारी नहीं रखते हैं, तो उन सबको भी अपने को साथ लेकर चलना है। तो नाउन का मैंने आपसे कहा कि आप जैसे कह देते हैं कि नाम जितने भी हैं उनको हम नाउन कह देते हैं। उसके बाद प्रोनाउन की बात आती है तो नाम दोहराना नहीं पड़े उसकी जगह जो आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम, ही सी इट दे, ठीक। और ये भी आपको मैंने बताया कि ये जो दोनों हैं ये दोनों ही क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं, और यही दोनों ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ये हमारी बात हो गई थी। सब्जेक्ट भी यही रहते हैं और ऑब्जेक्ट भी यही रहते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या कहलाता है? विशेषण। और ये भी कहा मैंने कि कोई भी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के लिए कोई भी शब्द अगर है लिखा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। और वो चाहे उसके बारे में कुछ बताए या नहीं, पर अगर वो इनके लिए आया है तो वो एडजेक्टिव रहेगा। फिर हमारे वर्ब की बात चली। मैंने कहा कि वर्ब अपने हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी। और ये वर्ब का जो बेसिक है ये आज अपन कर लेंगे, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे टेंस है, वॉइस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये तीनों ही आप जब पढ़ेंगे तो आपको सिंगुलर प्लूरल जैसी जानकारी होनी चाहिए पहले। तो वो और वर्ब के बारे में जो छोटी बड़ी चीजें हैं वो आज अपना क्लियर हो जाएगा, फिर सीधा अपना टॉपिक, ताकि बाद में जब अपन प्रैक्टिस करेंगे चाहे वो एक्टिव पैसिव की हो या और भी किसी भी टॉपिक की, तो वहां ये चीजें हमें बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेगी और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी समझने में, ठीक है। तो ये चीजें पहले ही हम लोग आराम से कवर कर लेंगे। इसके बाद एडवर्ब हमारा लास्ट डिस्कशन था। जैसे मैंने कहा कि इसका हिंदी में अगर हम नाम देखें तो क्रिया विशेषण होता है, और इसके साथ के साथ मैं ये भी आपको बता चुका कि नाउन प्रोनाउन के लिए आने वाले तो हो गए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव और वर्ब के लिए आने वाला और अपने आप के लिए आने वाला भी एडवर्ब होता है। ऐसा हमारा डिस्कशन हो गया था 5 के बारे में। थोड़ा सा रह गया था जिसको हम थोड़ा कवर कर लेते हैं। 6 नंबर लिखना है अपने को, है ना। तो आप लिखो इसमें प्रीपोजिशन। तो टॉपिक अपना शुरू हो उससे पहले जो बताना है वही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। और जैसे ही आपके टॉपिक होते जाएंगे मैं क्वेश्चंस की भी कोशिश करूंगा
कि उस टॉपिक के आपके एग्जाम्स में 20-25 क्वेश्चन कौन से आए हुए हैं वो भी आप सोल्व कर लो, और उसी कोई ढंग के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कम से कम 50 क्वेश्चन तो क्लास में होने चाहिए। तो उससे क्या हमें नॉलेज, हालांकि ऑप्शन रहता है तो बहुत आराम भी है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है क्योंकि सिमिलर ऑप्शन हो जाते हैं कई बार, तो वो प्रैक्टिस अपन कर लेंगे तो ठीक है फिर। हाँ, प्रीपोजिशन की बात चल रही थी हमारे। तो देखो प्रीपोजिशन जो है ये, जैसे हिंदी में एक कारक शब्द अपन पढ़ते हैं, कारक होते हैं, जिसमें आपने बहुत सारे शब्द देखे होंगे, में, पे, पर, का, की, के, कुछ इस टाइप के। तो याद रखो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन के ही पहले आते हैं, ठीक है ना। पढ़ेंगे भी इसको आराम से, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी पढ़ना है, पर अभी बेसिक जानकारी है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर उसका बाकी के सेंटेंस या वर्ब से संबंध बता देते हैं। जैसे मैंने कहा इन द क्लास, कहां पर हैं बच्चे? क्लास में, तो आपने इन लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ किसके पहले आता है? या तो नाउन के पहले आएगा, या फिर अगर ये नहीं है तो फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे एक सिंपल सा सवाल भी पढ़ लेते हैं हम ना, आपको ठीक लगे तो कोशिश कर लेना, गलत सही की कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, एक तो आपने ऐसा लिखा हुआ है और एक और लिख देता हूं मैं सेंटेंस, ठीक है। ही केम हियर, और एक मैंने लिखा ये, ठीक। तो क्या लगता है दोनों में से प्रीपोजिशन किस में आना चाहिए और किस में नहीं आना चाहिए, या दोनों में ही नहीं आना चाहिए कि दोनों में ही आना चाहिए? जनरली पूछ रहा हूं, डिस्कस करके। तो यहां आप आराम से देख लो भाई, मैंने कहा कि प्रीपोजिशन सिर्फ किसके पहले आता है? या तो संज्ञा या सर्वनाम। चलो प्रोनाउन तो है ही नहीं, वो तो इसमें नाउन देखो, मंडे या यस्टरडे नाउन होता है नाम। दोनों में से कौन सा है जो किसी दिन का नाम है? मंडे। मंडे किसी दिन का क्या है बच्चों? नाम। मतलब ये क्या है? ये किसी दिन का नाम नहीं है, ये सिर्फ आपको बताता है कि कोई काम कब हुआ। मतलब ये क्या बताता है? कब हुआ। और कब का जवाब देने वाले क्या होते हैं बच्चों? एडवर्ब, जैसा अपन कल बात कर रहे थे। तो मंडे तो दिन का नाम है, और यस्टरडे, टुमारो ये कोई नाम नहीं है। तो बताओ प्रीपोजिशन किस में आना चाहिए और किस में नहीं आना चाहिए? तो सीधा सा हिसाब, क्योंकि ये नाउन है इसलिए इधर तो अच्छा लगेगा कौन? ऑन। लेकिन यस्टरडे क्योंकि क्या है, तो इसमें प्रीपोजिशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ही केम हियर ऑन मंडे और ही केम हियर यस्टरडे, ऐसा। तो इसमें नीचे वाले में प्रीपोजिशन बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन को अपने बाद क्या चाहिए? नाउन प्रोनाउन। खैर पढ़ेंगे अपन आगे, पर देखो ये चीजें बेसिक है। चलो अब तो ये सेंटेंस की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ एग्जाम्पल जो है आपको, तो वो जैसे हिंदी में होता है ना अपने का, की, के, में, पे, पर, वही सारी चीजें अपनी प्रीपोजिशन में शामिल होती है। ये एग्जाम्पल भी मैं कुछ इनके उदाहरण लिख लो आप सब। इन, ऑन, एट, टू, इनटू, फ्रॉम, अबव, अपॉन, आफ्टर, ये सारे इसी में ही तो आते हैं। फॉर, बिटवीन, अमंग, है ना। तो ये जो है ये प्रीपोजिशन कहलाते हैं। किसी भी चीज को रटना नहीं है, मेरा उद्देश्य ये सिर्फ बताना है कि ऐसा ऐसा होता है। याद करने वाली चीजें
मैं लास्ट में रोज लिखवाऊंगा भी और रिपीट भी करवा दूंगा। इनको सिर्फ एक अनुमान के लिए कि हाँ भाई आपको ध्यान होना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है। आप लोग टॉपिक को पढ़ के क्वेश्चंस में आपसे हल करवा लूंगा, उस समय सोचना कि समझ में आया कि नहीं। अभी तो बेसिक चीजें हैं, तो कोई टॉपिक शुरू करने के लिए जो जानकारियां चाहिए बस वो बता रहे हैं। आज हो जाएगा बेसिक, फिर अपना सीधा टॉपिक। 3 से 4 टॉपिक जो बेसिक है वो आपको पूरे पढ़ने हैं बस। उसके बाद फिर आपकी डिपेंड करता है कि आपका जो है आगे का मन क्या है कि भाई मैं 3 से ही संतुष्ट हूं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे कोई मजबूरी नहीं, पर वो जरूरी है वो करने। चलो, तो ये हैं अपने प्रीपोजिशन, आप इनको लिख सकते हो। इसके बाद में हमने 7 नंबर पे क्या लिखा था? कंजंक्शन। तो कंजंक्शन जो है, देखो रेलवे स्टेशन भी है और रेलवे जंक्शन भी होता है, तो दोनों में भी फर्क है। रेलवे स्टेशन का तो मतलब ये है ट्रेन रुकती है और सीधी चली जाती है, पर जंक्शन किसको बोलते हैं? जहां ट्रेन अलग अलग दिशाओं से आके या अलग अलग दिशाओं में जाती है। जैसे कि जयपुर की बात कर लेते हैं, भाई जयपुर का जो मेन स्टेशन है वो क्या है? जंक्शन है, वहां से अलग अलग दिशाओं में गाड़ियां आती जाती है। दुर्गापुरा है, ये स्टेशन है, ये जंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां तो सीधी एक ही पटरी है। तो जंक्शन से मतलब हुआ जोड़ने वाले, हिंदी में संयोजक जिसको आप कहते हो, जो योजक चिन्ह भी तो होते हैं हिंदी में, वो कुछ टाइप का ऐसा ही। तो ये जोड़ने का काम करते हैं। किसको? भाई ये वर्ड्स यानी शब्दों को भी जोड़ सकते हैं, और किसको जोड़ सकते हैं? सेंटेंसेस को भी। हालांकि अगर गहराई में जाया जाए तो 4 चीजों को जोड़ते हैं, शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लोजेस को, सेंटेंसेस को। पर क्योंकि हमें बहुत टेक्निकल शब्दों का यूज नहीं करना है, तो इसलिए नॉर्मल जानकारी इतनी ही कि वर्ड्स और सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। जैसे राम और मोहन, भाई मान लीजिए मैंने कहा राम एंड मोहन, कोई भी मैं तो एक एवरेज बता रहा हूं, तो यहां ये राम और मोहन ये 2 क्या है? शब्द हैं। इनको किसने जोड़ा? एंड। इस तरीके से सेंटेंस भी होते हैं। जैसे बाहर बच्चे खेल रहे हैं लेकिन रवि पढ़ रहा है, तो 2 सेंटेंस हो गए। बच्चे खेल रहे हैं 1, रवि पढ़ रहा है 2, और बीच में आया ना कि बट, तो ये जो 2 सेंटेंस को भी जोड़ लेता है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। तो जो जोड़ने का काम करते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे आपने देखा एंड, या फिर बट, या यट, या फिर इफ, या फिर दैट, या और, या फिर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, ये बहुत सारे हैं, अनटिल, अनलेस। तो ये सब जो हैं कंजंक्शंस में शामिल है। ठीक है, तो इनको हम संयोजक या संबंध बोधक शब्द भी कह सकते हैं, जो कि जंक्चर का काम करते हैं, जो कि कंबाइन करते हैं। तो ये आप एक बार आराम से लिख लें। आप कोई भी ये नहीं सोचे कि इनको हमको याद करना है या रटना है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अंग्रेजी में वर्ड्स की कैटेगरीज यानी शब्दों के प्रकार कौन से हैं और कितने हैं, बस इतना ही। फिर जब हमारा पहला टॉपिक होगा तो टॉपिक होने के बाद मैं क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा परीक्षाओं के, वो हो जाएं तो समझ लेना समझ में आ गया, नहीं हो तो कोशिश कर सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ना तो अंतिम ऑप्शन है।
पर जहां तक है कि स्कूल में जब 10वीं 12वीं के बच्चों को समझा देता हूं तो आपका मेंटल लेवल तो उनसे कहीं ऊपर है, आप आराम से समझ पा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी भाषा टिपिकल है तो अपने पास में 6ठी या 8वीं का बच्चा बैठा के देख लेना, वो बता देगा कि किधर प्रॉब्लम है। क्या है कि हम सोच गलत लेते हैं। तो ये चीज देखो, आपको, आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं या आप जिस लेवल पे हैं वो सच में आराम से, आपको इतने सब्जेक्ट क्यों दिए गए? गवर्नमेंट आपका सिलेबस जब डिसाइड करती तो छोटे छोटे क्यों देती? ताकि ये सबसे बड़ी पोस्ट है स्कूल में, आप मान के चलें प्रिंसिपल तो यही बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम देके सीधा ही प्रिंसिपल घुस गया, नहीं। आपको स्कूल में कुछ भी पढ़ाना पड़ सकता है, कोई भी काम करना पड़ सकता है, तो सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। बस वो बेसिक चीजें, थोड़ी गणित, थोड़ा अंग्रेजी, थोड़ी हिंदी, तो इतना ही तो करना है अपने को। और हिंदी है या अंग्रेजी, सबके थोड़े थोड़े क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी तैयारी। आप याद रखें कि कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हिंदी पढ़ ली और आप हिंदी के पूरे 5 कर देंगे। ऐसा तो देखो कई बार टीचर भी नहीं कर पाता है, सीधी सी बात है। आदमी मृत्यु तक तो पूरा नहीं हो पाता है, और मृत्यु के बाद पूरा हो भी जाए तो किसी के काम का नहीं। तो ये चीज आप ध्यान रखें, सीखना हमेशा चलता ही रहता है, ये आप भी समझ सकते हो यार। तो भाई मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं अंग्रेजी में बहुत विद्वान हूं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर इतना कर सकते हैं कि आपका काम बना दे, बस। हमारा जो लास्ट में अंततः रिजल्ट भी हमको तो यही चाहिए। और कोई कहता है कि मैं विद्वान हूं तो मुझसे मिलना कभी, मुझे विद्वान नहीं मिले कभी, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं मिल पाते हैं। कभी किसी का आर्ग्यूमेंट का भी मन हो तो तसल्ली आना, मतलब क्या है कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपस में आर्ग्यूमेंट्स करना, तर्क वितर्क करना। वो क्या है कि अभी हम तो भी बहुत समय से मिले नहीं है, तो इसलिए क्या है कि अभी फर्स्ट, या मान के चलें कि अभी शुरुआती दौर है हमारा। तो धीरे धीरे, मैं जैसे कल भी कहा मैंने आपको कि ये क्या, जैसे जैसे रोज नहाएंगे तो ये बाल के जो कलर है ये उड़ जाएगा, तो धीरे धीरे आपको ये बालों की सफेदी नजर आएगी, तब आपको पता चलेगा कि ये दिखता ही नया है, बहुत पुराना। तो इसलिए क्या है कि ये चीजें बहुत धीरे धीरे समझ में आने लगती है। कभी कभी नहीं होता क्लास में, बहुत बार ऐसा हो जाता मेरे साथ तो, कि पहले दिन आते हैं तब बच्चे सोचते हैं इसके तो मजे लेंगे, बाद में पता चलता मजे दे दिए। तो इसलिए क्या है कि कभी कभी किसी के हालात के हिसाब से डिसाइड नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, और 8 नंबर। मैं खुद जयपुर से ही मेरा एजुकेशन है, राजस्थान कॉलेज से ही पास आउट हूं मैं, और यहीं बीएड वगैरह किया। पास में हंस टीटी कॉलेज था कोई जमाने में, फिर बंद हो गया बीएड में, वो यहीं से मेरा बीएड किया हुआ है। और इंग्लिश से ही मेरा जो है बीए बीएड वगैरह सारा इंग्लिश लिटरेचर से ही है मेरा। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हो इस चीज को लेकर। तो और जयपुर में जयपुर में ही पढ़ा रहे हैं 2011-12 से। किसी जमाने में टोंक फाटक पर 2010-11 में शर्मा क्लासेस थी बैंक की, उसी से ही मेरी शुरुआत है। और आज बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, पर 11 से 23 में 10-12 साल है मुझे मंच पे खड़े हुए। और स्कूल में भी 2018 से ही हूं मैं। और क्या है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों चीजें साथ लेके चलता हूं, इसीलिए 2 फोन, ये सरकारी और ये प्राइवेट, ये दिखने के नकली मतलब ये काम नहीं आता। सिम तो इसमें ही है, ये तो स्कूल में काम आता है। यहां आते हैं तो क्या बाकी टीचर्स को देखते हैं महंगे महंगे फोन, अब आप तो पता ही है, तो ये साला रखना पड़ता है पास में, ताकि मैं बता सकूं कि मैं आपको पढ़ाने योग्य हूं। बाकी क्वालिटी इधर नहीं है, क्वालिटी ये सरकारी वाली है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, कि हालातों से कभी पता नहीं चलता है। आप जब पढ़ेंगे, जब एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो बात कर रहे थे हम लोग इंटरजेक्शन। एक वर्ड होता है अपने, क्या नाम है रे, एक्सक्लेमेटरी। आप जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक। और विस्मयादि बोधक जिसमें ऐसा साइन आता है, ऐसा एक्सक्लेमेटरी साइन। होते क्या है वैसे, पहले एक सिंपल सी भाषा में आपको समझा देता हूं। हमारे सडन फीलिंग्स को अचानक अगर कोई हमारा, आप इसके पैरेलल एक्सक्लेमेशन भी लिख सकते हो। एक्सक्लेमेटरी मतलब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक मतलब ऐसा साइन। और ये है हमारे मन में अचानक कोई भाव आया, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो शब्द काम में लेते हैं वो इंटरजेक्शन है। ठीक है ना भाई। जैसे हिंदी में अपन थोड़ा अलग ले लेते हैं, अंग्रेजी में जैसे अपन बोलते हैं ना, वाव बोल दिया हमने, या जैसे हमने कहा क्या,
या जैसे कैसे हुआ, ये मतलब अलग अलग। अरे, या बोलते हैं अरे वाह, अंग्रेजी में बोलते हैं हुर्रा, ठीक है ना, ऐसे करके। हिंदी में कहा शाबाश, तो अंग्रेजी में हम बोल देते हैं ब्रेवो। तो ये जो शब्द हैं ये इंटरजेक्शन में आते हैं, लेकिन ये भी आप याद रखना साथ के साथ कि ये वाला प्रॉपर इतना काम नहीं आता है, ज्यादातर ये साथ ही काम आते हैं, इसलिए इसको सेमी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। सात जो है ना ऊपर के, वो ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इतना काम। हाँ, इसके सेंटेंस काफी आते हैं, जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वगैरह आते हैं, उधर इनका यूज होता है, वो हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। तो ये 8 थे पार्ट्स ऑफ स्पीच कि भाई इंग्लिश में वर्ड्स के, शब्दों के कुल 8 अलग अलग कैटेगरी होती है, एक साथ नाम दिया तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। और ये जो आपके ग्रामर के अलावा 2-1 क्वेश्चन जो वर्ड मीनिंग के आते हैं, तो ये सीट भी मैं जो है आपको दिवाली के जस्ट पहले दिन जो क्लास होगी उसमें पहले यहाँ लेके ही खड़ा रहूंगा, वो सीट दे के। क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, इसमें प्रॉब्लम ज्यादा कुछ नहीं है, पर मैं जो सीट देता हूँ उसको वो क्या कहते हैं ये लोग, उसको वापस एडजस्ट करेंगे, कोई चीजों में कोई एरर वगैरह है तो। पीडीएफ चाहिए तो वो आप जब चाहे ले लेना, अभी तो अपना इतना आपस में जान पहचान नहीं हुई कि हम आपस में पीडीएफ की लेन देन करें। धीरे धीरे आप समझ गए मेरी बातों को। क्या है कि मेरे जैसे, क्योंकि हम जब यहाँ खड़े होते हैं तो बाकी सारा जो संसार है ना वो अलग, यहाँ गुरु के अलावा हम लोग कुछ नहीं होते, और यही भूमिका में मतलब मैं चाहता हूं कि हमेशा मैं ऐसा ही रहूं। ये अभी से नहीं है, आज मुझे मेरे को लगता है कि 10-12 साल में कभी मुझे याद नहीं कि मैं क्लास में कभी टी शर्ट में आया हूं या शूज के बिना आया हूं, क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये अलाउ नहीं करता उस चीज को, टी शर्ट में आना। शब्दों का जो बोलना है, सुबह से शाम तक हम बोलते हैं, 12-13 घंटे बोलते हैं कंटिन्यूटी में, तो ऐसा मुझसे कोई बाई चांस गुनाह हुआ हो कि कोई किसी बच्चे के लिए भी तुम आया है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए आप भी बिल्कुल ऑनरेबल है, मैं आपको भी कभी तुम नहीं बोलता हूं, क्योंकि आप भी अपने आप में सम्माननीय हैं। तो ये चीजें मैं ऐसा इसलिए नहीं करता हूं कि मैं आपसे बढ़ना, हम सब साथी हैं, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे तो बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़े हुए जमाने बीत गए, लेकिन आप सारे सब्जेक्ट्स को लेकर चलते हो, तो आपकी भी मेहनत मैं मानता हूं। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए जैसे मान लो आप सारे मेहनत कर रहे हो अपनी तरफ से, तो इसलिए मेरी तरफ से कोई इस तरह का कोई नहीं होगा, और मैं यही बात आपसे भी चाहता हूं कि आप भी कभी ऐसा कुछ नहीं करें जिसके लिए मुझे आपके लिए कुछ बोलना पड़े। मैं ज्यादा करता कुछ नहीं हूं, बस मेरी 2-3 लाइन आपको ऐसी चुभेगी कि कभी बर्दाश्त नहीं होता, और वही मीठी मीठी बातें मेरी, आप तो जानते ही हो मैं अपशब्द नहीं बोलता हूं। अब वो उनका, मैं कभी ऐसा गया नहीं कभी, क्योंकि हम लोगों को जैसे एलन वगैरह से ऑफर आते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, तो हमको वो टी शर्ट्स वाली कोचिंग अच्छी भी नहीं लगती है, इसलिए। चलिए, जोक्स अपार्ट। हाँ भाई, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए कितना ध्यान रहा आपको। अभी तक जो चीज मैंने बताई, मैंने कहा कि अंग्रेजी में अक्षर कितने हैं, 8 नहीं बच्चों, 26, उंगलियां 8 है, अक्षर लेटर तो 26 ही हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं मेरी बात पे। अक्षर 26, और उन 26 अक्षरों से जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनको 8 कैटेगरी में रखा हुआ है, और उन 8 को एक नाम दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वो 8 थोड़ा ही सही अगर ध्यान है तो देखो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि इसको रट लो, पर थोड़ा ही सही ध्यान तो होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कैटेगरी के वर्ड अंग्रेजी में होते हैं। अब इसके बाद में एक लास्ट बेसिक चीज, और फिर हमारा पहला टॉपिक अपना कोशिश करेंगे आज से ही शुरू कर लेते हैं। एक छोटी सी जानकारी जो मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको सिंगुलर प्लूरल के बारे में या थोड़ा क्रिया के बारे में जानकारी नहीं, वो मैं बता देता हूं। हेडिंग लिखिएगा वर्ब, टॉपिक वर्ब नहीं, बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ब। वर्ब के बारे में जो बहुत नॉर्मल चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस वही बताऊंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, तो वर्ब के बारे में सिंपल सी चीज जो हम शुरुआत से जानते हैं, स्टार्टिंग से हम लोग एज यूजुअल वही सुनते आए हैं। वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स,
क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक सिंपल सी एक लाइन लिख लो आप, है ना। वर्ब्स टू टाइप्स की होती हैं, क्रियाएं दो प्रकार की होती है। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्रिया दो प्रकार की होती है। मतलब ऐसे तो जैसे हिंदी में वो होता है ना रचना के आधार पर, और वैसे वो तो बहुत सारे डिवीजन है, पर आमतौर पर अगर बात करते हैं यूजुअली तो वर्ब कितनी है? दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो अपन उसी को ही सीखेंगे। तो क्रियाएं जो हैं दो तरह की हैं। जैसे एक तो हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहा जाता है? सहायक क्रियाएं। नहीं, हिंदी नहीं पूछा है बच्चों मैंने, ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। एक ही बात है, आप चाहे हेल्पिंग वर्ब कहें या ऑक्सिलरी वर्ब कहें, एक ही बात है, सहायक क्रिया। ऑक्सिल मतलब भी सहायक ही होता है, तो वो एक ही बात है। कोई भाई मॉडल के साथ क्या लिखा होता है? मॉडल ऑक्सिलरीज, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात है वो। और जो सेकेंडरी है वो कौन सी है? मेन वर्ब। तो इनका जो सिंपल कंसेप्ट है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि भाई अपन पढ़ाते समय इंग्लिश में ऐसा कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करें जो अंग्रेजी से नहीं है उसको दिक्कत हो, तो इसलिए बिल्कुल लैंग्वेज मेरी तरफ से मैं इजी रखूंगा, ठीक है। चलिए, तो दो होती हैं, आप ये दोनों लिखकर और फास्ट आप छोटी सी हेडिंग लिख लीजिए भाई, हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं और थोड़ा मेन वर्ब के बारे में, और फिर जो है हमारा टॉपिक शुरू कर देंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में सबसे पहली और जो जरूरी चीज है वो अपन लिख लेते हैं। भाई मैंने कहा वर्ब अपनी दो हैं, एक तो कौन सी हो गई? हेल्पिंग वर्ब, और उसी का नाम ऑक्सिलरी वर्ब है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। और दूसरी क्या हो गई? मेन वर्ब। अब हम पहले हेल्पिंग वर्ब के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो हमको पता होनी चाहिए। आप इसमें लिखो, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं किया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब्स कांट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज, उपयोग कभी भी बिना मेन वर्ब के नहीं किया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब्स कांट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं किया जा सकता। अभी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके। ये सबसे बेसिक चीज है। हेल्पिंग वर्ब जैसा इसका नाम है, एक ही लाइन लिखी है मैंने, हेल्प करना। हेल्प उसी की जा सकती जो खुद कुछ कर रहा हो, यानी मेन काम तो मेन वर्ब करती है और ये सिर्फ क्या करती है? हेल्प। तो याद रखो, हेल्पिंग वर्ब अकेले कभी भी आ नहीं सकती। हेल्पिंग वर्ब को हमेशा अपने बाद में क्या चाहिए? मेन वर्ब। अगर कभी कोई सेंटेंस को देखकर आपको लगता हो कि ये हेल्पिंग वर्ब तो अकेली है, आगे तो मेन वर्ब है ही नहीं, तो बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो क्या है? मेन वर्ब। ये जो मैंने लाइन लिखवाई है, जिनको नहीं समझ में आई मैं एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिखा आई हैव अ पेन, एक तो मैंने ये लिख दिया, और एक जैसे हम कल भी थोड़ी बहुत बात कर रहे थे, आई हैव टेकन योर पेन। ठीक, तो यहां दो सेंटेंस हैं आपके सामने। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि इनको लिखना बहुत जरूरी है, समझने की कोशिश। दोनों ही सेंटेंस में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पर दोनों सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कैसे? कि
मेरे पास में है एक पेन, मैंने ले लिया है आपका पेन। तो देखो यहां ये वर्ब है और कोई वर्ब क्रिया नहीं है, यहां ये वर्ब है, ये भी वर्ब है और तो चलो नहीं है। तो यहां पर इसके बाद एक मुख्य क्रिया है, इसलिए ये क्या हो गई, यहां इसके बाद कोई वर्ब, तो ये क्या है, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कभी अकेली आती ही नहीं है, हमेशा उसके बाद क्या चाहिए, मुख्य क्रिया। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और फिर अपन इसमें आगे लिखेंगे। जैसे भाई मैंने कहा आई एम अ स्टूडेंट, एक तो आपने ये लिखा और एक आप लिखते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। हम तो सिर्फ बेसिक बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए बच्चों दो हैं, दोनों में ही क्या आया हुआ है, एम, पर दोनों में एम अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करता है। यहां एम है तो ये भी वर्ब, ये भी वर्ब और ये भी वर्ब, पर एम एक में तो हेल्पिंग वर्ब है और एक में मेन वर्ब है। यहां ये साथ में मुख्य क्रिया है, इसलिए ये क्या हो गया, और यहां कोई दूसरी नहीं, अकेली तो क्या है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो मैंने पहली चीज आपको लिखवाई है कि हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब के बिना नहीं आ सकती है, ये तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चीजें हैं, अपन समझते हुए चलते हैं। तो ये आप कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे आराम से लिख लो इनको। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये वाली बात हो गई है ना। अब और हमें क्या जानना है, मैं कोई वर्ब की पूरी डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजें, ताकि आप जब टॉपिक्स पढ़े तो उनमें बिल्कुल सोचना नहीं पड़े कि यार ये यहां डज लिख दिया, आप डू क्यों नहीं लिख रहे हैं, ऐसा। तो इसमें आप एरो करके या जैसा भी आपको बेहतर लगता है आप लिखो इसमें नीचे, है ना। लिखिए, इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अंग्रेजी में कुल 24 हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रियाएं होती हैं। इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। देयर आर टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, ठीक है भाई। मैंने कहा कि अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब कितनी है, 24। देखो ये पहले क्यों पढ़ाया, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी। हम कल को एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, जो श्योर है कि एक क्वेश्चन आता बिल्कुल नॉर्मल सा, तो मैं वहां कहूंगा कि हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो वो हेल्पिंग वर्ब सुन के हमारे दिल में दर्द नहीं होना चाहिए कि हमें यार पता ही नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब। तो 24 याद नहीं करें, लेकिन पता तो हो कि ये हेल्पिंग वर्ब है। तो टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी, 24। तो वो 24 में लिख के बता देता हूं, फिर आप लिख लेना। ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं आप भी लिख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं। पहले अपन बोर्ड पे लिख लेते हैं तसल्ली से बात करते, फिर आप लिख लेना, तो लगभग ध्यान रहेगा आप लोगों को। और जैसे कोई भी आपको पढ़ते समय, पढ़ने के बाद में घर पे क्वेश्चन करते समय कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लिया करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। जहां 100 चीजें पूछेंगे, हो सकता है 1-2 में मुझे भी समय लगे बताने में, ठीक है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है, पर लगभग यह है कि आपके एग्जाम वगैरह में तो मुझे वैसे भी कोई समस्या नहीं है। और आप जो बुक्स जो आपके पास है, ये मतलब बहुत कम लोग रखते हैं जो इंग्लिश की इंडिविजुअल कोई बुक रखता हो। ज्यादातर जैसे गाइड वगैरह ले लेते हैं, तो उसमें फिर इतना डिटेल से दिया हुआ नहीं होता है। तो आप बुक नहीं लें तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आपको क्वेश्चन वगैरह मैं ही उपलब्ध करा दूंगा। थ्योरी जितनी साफ सुथरे शब्दों में लिख सकते हैं मैं उतनी आपको क्लास में लिखवा दूंगा। बस इतना करना कि जो क्वेश्चन है वो आप जरूर कॉपी में लिखते रहना भाई, और नहीं तो 8-10 क्वेश्चन तो पिछली परीक्षा के बोर्ड पे भी तो करें, नहीं तो हमें क्या ही पता चलेगा कि पढ़ तो रहे थे,
कुछ और एग्जाम में कुछ और ही आता है, तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैंने कहा कि 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक। तो पहले 24 लिखवा भी देता हूं, समझा भी देता हूं, याद नहीं करना है, बस ध्यान रखना है कि ये 24 है, ठीक। तो सबसे पहले तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को हम क्या कह देते हैं, प्राथमिक, ठीक। प्राइमरी बोल दिया मैंने। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कितनी हैं, 11। और वो कौन सी हैं, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है बी। क्या होता है, बी, मीन्स होना। बी का मतलब क्या हो गया, होना। तो इस बी के परिवार से कितने मेंबर हैं, 5, जिन सबका मतलब भी होना ही होता है। तो वो 5 हैं, देखो, इज, एम बोल दो या आर लिख दिया पहले, एक अपना एम, और एक वाज, और एक अपने वर। देखिए इन दोनों का मतलब भी होना है, बस वो भूतकाल के होने की बात करता है, पास्ट का होना और प्रेजेंट का होना, हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है ये चीज। तो 5 हो गई है, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है ना। आपके भी एग्जाम में एक बार ब्रैकेट में लिया हुआ है बी की फॉर्म भरो, तो बी की फॉर्म भरने की बात कर जाए तब भी आप समझ सकते हैं कि वो इज, आर, एम, वाज, वर की बात कर रहा है। फिर इसके अलावा एक अपने होता है क्या, हैव, इसके भी मेंबर हैं 3, हैज, हैव, और अपने एक हेड हो गया, और एक हमारे डू, कौन कौन हुआ, डज हो गया, डू, हाँ, और एक अपने हो गया डिड हो गया। तो ये जो हैं ये हो गई कितनी, 11। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। और ये जो हैं ये हमारे 2 टेंस में काम आती हैं, प्रेजेंट में और पास्ट में। भाई आपने टेंस नहीं पढ़े हैं तो अपन पढ़ेंगे तब भी मैं वो चीज आपको याद दिला दूंगा, ठीक है ना। तो टेंस मैंने जैसे कहा कि आमतौर पर फैक्चुअल टेंस 2 ही माने हुए हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर तो मॉडल्स पर है, और मॉडल्स जो है वो तो मूड और अनुमान, इमेजिनेशन पे चलता है कि मैं कल गांव जाऊंगा, आज ही रात को ही निपट गया, तो आप समझ रहे मेरी बात को। इसलिए लॉजिकल चीज है ये कि ये अनुमान और कल्पनाओं पर आधारित है, इसलिए इसको टेंस नहीं कहा जा सकता, ये रियल में ध्यान रखने वाली बात है। तो आमतौर पर टेंस यूजुअली कितने होंगे, 2, प्रेजेंट और पास्ट, है ना। ये तो एक चीज हो गई। और इसके अलावा यहां इसमें आपको जो और क्या ध्यान में होना चाहिए, तो मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको सिंगुलर प्लूरल का नहीं पता है। भाई आप जानते हैं एक वचन को अपन अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, सिंगुलर, और बहुवचन को प्लूरल बोल देते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि हम में से कोई ऐसा नहीं रहे जो ये कह दे कि हमें तो बेसिक नहीं आता था और आप सीधे टॉपिक से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा भी मैं बिल्कुल चाहता नहीं हूं। तो इनमें से कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो क्या हैं, एक वचन, यानी वो तब आएगी जब कितनों की बात करेंगे, एक की। और कुछ वर्ब क्या है, बहुवचन, जो तब आएगी जब बात करेंगे एक से ज्यादा की, 2 या 2 से ज्यादा की, ठीक। तो एक तो आप जो बहुत सिंपल चीज है अगर आप याद रखना चाहें कि ऐसी कोई भी वर्ब, क्रिया जिसके अंत में क्या है, एस या ईएस में भी लास्ट में क्या आता है, तो एस आता, जिसके अंत में क्या है, एस। हमें क्या वो आदत है एस या ईएस बोलने की, हमको बोलना है, पर मैंने कहा अंत में क्या आएगा, ईएस में भी तो अंत में क्या आया, एस। तो ऐसी जितनी भी वर्ब है दैट एंड्स विद एस, जिनका आखिरी शब्द एस है, हमको आमतौर पर उसको क्या ही मान के चलना है, एक वचन। हमेशा ध्यान रखें, क्या मान के चलना है, एक वचन, मतलब सिंगुलर। तो ऐसी कौन सी हेल्पिंग, ये सब पर लागू होता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब और चाहे मेन वर्ब। अभी तो हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब है जो कि एक वचन है, तो एक तो हो गया इज, वाज, हैज, और अपने डज।
तो ये हो गई 3 और 1 4 ऐसी हैं जो कैसी हैं, सिंगुलर, जो तब आएगी जब एक के बारे में बात हो जाए। इसके बाद कुछ हैं जो कि प्लूरल हैं, तो प्लूरल यानी बहुवचन के साथ आने वाली कौन कौन है? एक तो है आर, एक है वर, एक हमारा हैव और एक अपने डू। इसके बाद आपको ध्यान है कि एम का तो सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं, ये तो किसके लिए बना? आई के लिए। अब जो बच गए उनके बारे में बात करते हैं। जैसे बचा कौन? डिड और हैड, ये दोनों ही पास्ट फॉर्म है और इनका एक वचन और बहुवचन से कोई लेना देना नहीं। ये सब के साथ आ सकती हैं, एक वचन के साथ भी आ सकती हैं और बहुवचन के साथ भी। तो ये आप ध्यान रखें। अगर मैं कोई सेंटेंस लिखूं, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा लेवल ऐसा है, पर मेरे बहुत सारे साथी जो सच में बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, पर छोटी सी चीजों की कमी की वजह से वो सोचते हैं कि यार मैं करूं कि नहीं। तो आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 दिन तक आप मेरी बातों को विश्वास कर लो, चौथे दिन से आप खुद ही कूद पड़ेंगे इधर, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों से किस तरीके से डील, क्योंकि मेरा काम तो 6ठी से लेके 12वीं और 12वीं से 12वें तक वाले लोगों के लिए है। तो आप समझ रहे होंगे कि बच्चों से बुजुर्ग सब चीजों को मुझे डील करना मेरा यूजुअल रूटीन है ये। तो मैं 8वीं क्लास में पढ़ाता हूं, 10वीं में पढ़ाता हूं, 12वीं में पढ़ाता हूं, तो मुझे तो आपको भी वही पढ़ाना है। तो जब बच्चे समझ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप भी तो बच्चे हैं। तो इसलिए क्या है कि भाई सीखने के लिए तो बच्चा बनकर सीखने में क्या अच्छा लगता है, क्या रहा, हमको कोई तो बच्चा कहता है। तो इसलिए चलिए बच्चों, तो जैसे मान लो मुझे कहना हो कि राम गो होगा या गोज, एक सिंपल सी बात कि राम डू है या डज होना चाहिए, तो सेम ही है। तो राम मतलब हमारा सब्जेक्ट कितने जने हैं? एक। तो वर्ब भी सिंगुलर एक वचन, और एक वचन वर्ब यानी सिंगुलर वर्ब जिसके लास्ट में क्या आएगा? एस, तो क्या हो जाएगा? गोज या डज, वो कोई नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसी कोई वर्ब जिसका अंतिम अक्षर एस है उसको हम मान लेंगे सिंगुलर। एक बार ये 11 लिख लो, फिर अपन आगे और लिख लेते हैं। क्योंकि ये जैसे बेसिक चीजों का अपने को पता होगा ना, तो फिर आप टॉपिक भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे भाई मैथ्स में आप पढ़ते हैं, तो हमारी अगर बेसिक कैलकुलेशंस अच्छी हैं तो आप मैथ में टॉपिक्स भी आराम से समझ पाते हो। इसलिए ये मैं पहले बता रहा हूं, और कोई बात नहीं। तो ये जो जिनमें वर्ब में जो एस आता है ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और हेड और डिड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिख लेते हैं अपन। और देखो मॉडल्स को इनसे अलग कर रखा है, हैं वो भी हेल्पिंग वर्ब, पर उनको आपको मैंने बताया इसलिए अलग किया हुआ है कि वो मेन वर्ब नहीं बन सकती। ये सब की सब जो आप देख रहे हैं ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी 11, ये पूरे के पूरे 11 हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों बन जाते हैं, कोई सी भी देख लो। पर मॉडल जो हैं वो मेन वर्ब नहीं बन पाते हैं।
हालांकि स्पोकन इंग्लिश में कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस बोल देते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि यही मेन वर्ब, आई कैन, इतना ही बोल के सिस्टम कंप्लीट कर लिया, तो वो स्पोकन फॉर्मेट है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लिख लिया क्या आपने? ठीक है, लिख लो। तो आप याद भले ही नहीं करें, लेकिन आपको कम से कम जानकारी में होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वर्ब है। कल को हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब आएगी तो ये करना है, ये हेल्पिंग वर्ब में ही अटक गया बच्चा, सोच रहा है कि ये क्या है। क्योंकि हमें हर तरीके से बेसिक चीजों को कहीं भी कमजोर नहीं, वीक पॉइंट नहीं होना चाहिए हमारा कोई भी। ये हमारी फर्स्ट क्लास होती है क्या आपकी? तो इसमें बच्चे आते हैं, पर जो बैग लेके जाते हैं वो कौन है? अभी एक बैच जस्ट पहले कंप्लीट हुआ होगा। अच्छा, मुझे लगा कि, मैंने कहा अभी तो ये फर्स्ट क्लास है तो ये जाने वाले, इसका मतलब ये लाइब्रेरी टाइप में खुद ही पढ़ के जा रहे हैं। अब ऐसा हो जाता है। मैं क्या आपके साथ रह के धीरे धीरे बहुत भोला हो गया, तो मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ चीजें, इसलिए। लिखा आपने? अब तो लिख लिया होगा। आपको राइटिंग जमा जमा के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, उधर आपको भरना ही है, तो इसलिए आपको राइटिंग नहीं जमाना, आपको समझ में आए बस ऐसी हो, और किसी और को समझ में नहीं आए ये भी ठीक है, ताकि कोई कॉपी नहीं मांगे। तो वो अपने लिए ही है सारा सिस्टम। सेकंड, मैंने 11 प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स लिखवाई हैं। उसके बाद अगला मैं बात करता हूं किनकी? मॉडल्स की। और मॉडल्स कितने हैं? 13। भाई 11 तो प्राइमरी हो गई और मॉडल्स हो गए 13, तो टोटल कितने हुए? 24 हो गए। ये कौन कौन से अपन एक बार लिख लेते हैं। अधिकतर आप जानते हैं, कुछ नए हो सकता है बाई चांस, बाकी कंप्लीट लगभग आप जानते हो। जैसे कैन हो गया, कुड है, विल, वुड है, सेल हो गया, यहां लिख देता हूं मैं ना, सेल के साथ कौन है? शुड हो गया। और कौन होता है? मे। इसके साथ क्या हो गया? माइट। और बताओ, आवाज धीरे धीरे खत्म हो जाती है। मस्ट और टू और यूज्ड टू। हाँ जी। और हो गए नीड नॉट और 13 हो गई होगी ना? ठीक है, तो ये है। आपको क्या ध्यान है, मतलब इसे क्या होना चाहिए? हाँ, डेयर मोस्टली ये नॉट के साथ ही मॉडल्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल डेयर तो मेन वर्ब भी तो होती हैं। 3 है इसमें, जिनको सेमी या मार्जिनल मॉडल्स बोलते हैं। यूज्ड टू, नीड नॉट और डेयर नॉट। वो क्यों है? क्योंकि ये मेन वर्ब का भी काम करते, ऐसा इसलिए। हाँ, मॉडल फॉर्म में। बाकी तो इनके साथ प्रीपोजिशन की बात करें तो टू यूज कर लेते हैं, ऐसा। तो ये जो 13 है, जो 13 है, ये अपने मॉडल्स हो गए। और मॉडल्स के बारे में जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं। अपने ये मॉडल कब काम आएंगे? जैसे मोस्टली तो एक्टिव पैसिव में ही आपको पढ़ने को मिलेगा कि अगर किसी एक्टिव वॉइस में मॉडल हो तो पैसिव में उसके साथ भी जोड़ना है, तो उसके लिए मॉडल पता तो होने चाहिए ना कि ये मॉडल है, ऐसा। तो इसलिए ये सारी चीजें पहले लिखवा देते हैं ताकि कल को सिंपल लैंग्वेज में अपना काम बन जाए। तो मॉडल्स के लिए जो चीजें हैं, एक तो ये कि मॉडल को एक तो आपके सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। भाई आपकी बाकी की तो हेल्पिंग वर्ब में आप सिंगुलर बोलते हो, किसी को प्लूरल बोलते हैं, पर इनको सिंगुलर प्लूरल से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक और चीज, हमेशा मतलब इस संसार में जब भी कभी मॉडल्स लिखी होगी तो इसके जस्ट बाद में जब भी आप वर्ब लिखेंगे वो ऑलवेज किस फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में। ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉडल्स के जस्ट बाद में वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म आए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? पैसिव में नहीं होता। पैसिव वॉइस में मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन बीच में बी रखते हैं। सेल हैव बीन, विल हैव बीन, तो सेल और विल के बाद हैव फर्स्ट फॉर्म आती, तभी वो बीन लेता है। लेकिन मॉडल के अगला शब्द फर्स्ट फॉर्म ही संभव है, दूसरी नहीं आ सकती है। मतलब मॉडल जब भी कभी लिखा जाएगा इसके जस्ट आगे जो वर्ब होगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही होती है। तो ये मॉडल्स भी है ना, अपने को ध्यान रखने हैं। तो ये तो सिंपल जो नॉलेज थी वो। एक हम कल आई के बारे में भी बात कर रहे थे, थोड़ा सिंगुलर प्लूरल का। तो दो सेंटेंस में आई वाले भी लिखवा देता हूं कि भाई बाई चांस आई का ही कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। सिंपल चीज है, बहुत कोई ऐसा परेशान नहीं होना है आपको। और ध्यान से देख लेना, मैं कल वाले वर्ड मीनिंग पूछूंगा अभी। पूछने का मतलब इंडिविजुअल खड़ा करके नहीं, उसमें क्या है। पर हाँ, मैं मानता हूं कि आप लोगों को याद है, बस आप ये कह रहे हैं कि पूछना नहीं, याद है हमको। तो ये इसमें जैसे आई का है, तो आई के साथ ध्यान रखना बच्चों आप लोग, अगर वाज या वर की बात की जाए तो आप आई के साथ क्या लिखना? वाज। बाकी अगर आई लिखा हो और इजारेम में से पूछे तब अपने को क्या लगाना है? एम। और बाकी हर जगह आपको आई के साथ, अगर ये नहीं है तो फिर आपको आई के साथ कैसी वर्ब लिखनी है बच्चों? प्लूरल फॉर्म, या आप कह सकते हैं कैसी वर्ब? बहुवचन क्रिया। जैसे हम जो पढ़ते हैं ना, ये चीजें सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए बहुत कॉमन चीजें, किसी के लिए सबसे पहली बार पढ़ी हुई चीजें। तो अपने लिए वो सारे ही बराबर हैं। सब सब्जेक्ट्स इक्वल नहीं हो सकते। कोई इंग्लिश में अच्छा तो मैथ्स रीजनिंग में उसकी दिक्कत आ रही है। तो सारे सब्जेक्ट्स में कभी कोई बराबर नहीं होता है। आप जब स्कूल ज्वाइन करेंगे तो क्लास में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो ये मेंटेन करना, मैनेज करना आपके हाथ में है, यानी जो पढ़ाता है, जो सिखाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि छोटी छोटी चीजें जो है सभी को बताते हुए चलें। तो मैंने लिखा आई वॉज या वर कॉलिंग यू। मान लीजिए ये सेंटेंस हुआ। मैंने लिखा ऐसे, और यहां मैं लिख देता हूं आई डू या डज माई वर्क ऑन टाइम। तो 3 सेंटेंस हैं। तो आपके लिए, कईयों के लिए बिल्कुल इजी है तो भी कोई बात नहीं, ये लिख के इनमें वर्ब, तीनों सेंटेंस में सही वर्ब पे टिक लगा लो, हमें याद रहेगा। ज्यादातर को जिनको पता है उनके लिए तो बहुत कॉमन चीज है, पर नहीं पता है वो भी मेरे साथी हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलना है अपने को। और तो क्या होते हैं कि जैसे सिंगुलर है वो सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल है तो प्लूरल ही रहता है। ये थोड़ा इसका है इस वजह से। तो अगर पहले वाले के बारे में बात की जाए तो आई वॉज कॉलिंग यू, और इधर अपने क्या लिख दें? और यहां बाकी सब जगह आई को प्लूरल बहुवचन, एस वाली तो सिंगुलर होती है, तो क्या हो जाएगा? बस ये तो सिंपल सी चीज है।
आई डोंट लाइक बोलते हैं, आई डजंट लाइक थोड़ी बोलते हैं, ऐसे करके। तो ये तो सारी जो बेसिक चीजें हैं वो हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब 5 मिनट अपन थोड़ा मेन वर्ब को देख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लिया क्या आप सबने ये वाला? ठीक है, चलो आगे अपन अब ये तो था हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत। अब आप इसमें नीचे लिख लीजिए मेन वर्ब, ठीक है ना, हेडिंग लिख लीजिएगा मेन वर्ब। हाँ, देखो मेन वर्ब के बारे में हम बात कर चुके हैं कि मेन वर्ब जो किसी एक्शन या स्टेट को डिनोट करती है, किसी क्रिया या स्थिति को दर्शाती हैं, वो क्या होती हैं? मेन वर्ब, जैसा कि अपन कल बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहां मैंने हेल्पिंग वर्ब को काउंट करके बताया ऐसे ऐसे करके, कितनी हो गई थी? 24। क्या लगता है मेन वर्ब्स कितनी होती होंगी? मेन वर्ब कितनी? तो हमें पता भाई कोई ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आप लोग तो हजारों लाखों क्रियाएं होती है और करते भी हैं, तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है। हां, जो चीज हमें जाननी चाहिए वो मैं बता देता हूं, आप इसमें लिखो, लिखिएगा किसी मेन वर्ब, किसी अ मेन वर्ब हैज मैक्सिमम 5 फॉर्म्स। किसी मुख्य क्रिया मेन वर्ब के ज्यादा से ज्यादा 5 रूप, अंग्रेजी में 5 फॉर्म्स होते हैं। अ मेन वर्ब हैज मैक्सिमम 5 फॉर्म्स। किसी मेन वर्ब के ज्यादा से ज्यादा 5 रूप, रूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? फॉर्म, ठीक है ना, 5 फॉर्म्स। अ मेन वर्ब हैज मैक्सिमम 5 फॉर्म्स। किसी मेन वर्ब के ज्यादा से ज्यादा रूप कितने हो सकते हैं? 5। यानी मेन वर्ब तो चलो कोई से भी हो, पर उसके रूप कितने हो सकते हैं? 5। वो अपने को ध्यान होने चाहिए, बस फिर अपना बेसिक कंप्लीट, फिर अपन टॉपिक शुरू कर लेंगे जैसा भी होगा वो। तो यानी जितने भी मेन वर्ब है उसके 5 रूप होते हैं, ठीक भाई। 3 तो आप टेंस वगैरह में बचपन से काफी बार हम सुनते आए, थर्ड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, ठीक। तो एक बार मैं यहां बता देता हूं। तो कोई भी एक मेन वर्ब हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया कोई भी एक मेन वर्ब, क्या हो गई? गो। तो गो क्रिया है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा अलग अलग रूप कितने हो सकते हैं? 5। यानी 5 के अलावा 6 नंबर का उपलब्ध नहीं होता है। तो जैसे गो, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड हो गई गॉन, फोर्थ अपने आईएनजी वाला होता है गोइंग, और फिफ्थ क्या है? तो गोज। कहीं कहीं पर विवाद, मुझे मत बताना, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं इन चीजों को कि विवाद क्या है। कुछ जगह पर फिफ्थ फॉर्म में क्या लिख देते हैं? टू गो। मैं इसको फिफ्थ फॉर्म इसलिए बोलता हूं और इसको इसलिए नहीं बोलता हूं, पहले कहान रीजन सुने कि टू के साथ जब भी कभी फर्स्ट फॉर्म आती है वो वर्ब नहीं कहलाती है, उसको क्या बोलते हैं?
नाउन। ये हमेशा याद रखें कि टू के जस्ट बाद अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो वो क्रिया नहीं रहती है, वो क्या बन जाती है? संज्ञा। और हम किसके रूप बात कर रहे हैं? क्रिया के। तो वर्ब कौन है? गोज। टू गो वर्ब नहीं होती है। तो इसलिए आप चिंता नहीं करें, यूनिवर्सिटी से भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं, यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश की ऑथेंटिकेट है, चाहे वो कैम्ब्रिज प्रेस की बात करते हो चाहे ऑक्सफोर्ड की, कि नहीं 4th 5th ये ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। तो आपको भी इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनका इनसे किसी से ही कोई लेना देना नहीं है, वो पीछे की 5 मिनट उड़ा दो। तो आप ध्यान रखें कि आमतौर पर गो के 5 अलग अलग रूप यूज हो सकते हैं। गो मतलब किसी भी वर्ब के, वो हो गए ये, ठीक है। तो कोई कुछ बोला क्या? हाँ, इसको आप लिख लो, मैं थोड़ा इसके आगे और इसमें बता दूंगा। इसमें बस सिंपल सी एक छोटी सी चीज और बतानी है, फिर अपना ये कंप्लीट है। भाई कम से कम वो चीजें जो बिल्कुल नहीं पता थी वो जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपको जो जाननी है वो चीजें वो सिर्फ इतनी सी कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को माना जाएगा बहुवचन, और जिस वर्ब के अंत में एस हो उस क्रिया को क्या माना जाए? ये तो बता ही रखा है, मैंने भी बताया था कि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, और एस वाली वर्ब क्या होती है? सिंगुलर। और सेकंड फॉर्म का एक वचन बहुवचन से कोई लेना देना होता ही नहीं है। किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। मेरे वो साथी जो पढ़ रहे हैं पर उनको वर्ब के 5 रूप नहीं भी पता है, तो आप जैसे गूगल पे 15-20 वो वर्ब जो यूजुअली कॉमन है लाइफ में, वो प्लीज आप देख लेना। देखो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आप एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, तो वहां तो देखो यार भाई सारी ही फॉर्म आ सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लाखों क्रियाएं याद कर लो, पर आप 20, 25, 15 जो कॉमन है, जैसे गो है, कम है, ये तो पढ़ ही सकते हैं। देखो थोड़ी बहुत तो आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी अपने आप की, क्योंकि देखो मैं मान लो पैसिव वॉइस पढ़ाते समय कह दूं कि यहां थर्ड फॉर्म लिखनी है और आपने मान लो कम लिखा। अब कम की थर्ड फॉर्म पता तो होनी चाहिए, क्योंकि कम है, गो है, ये ऐसी वर्ब जो मतलब रूटीन है, सिंपली आती रहती है। तो कम से कम हम ये कर सकते हैं, मोबाइल से देख सकते हैं। मैंने कहा ना कि मेरे लिए सब साथी बराबर हैं। हो सकता है कुछ लोग इंग्लिश में विद्वान हो सकता है बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि जीत हो। तो देखो सब कुछ हमें थोड़ा बहुत करना पड़ता है। खैर, तो ये मैंने यहां जो कहा कि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या माना जाए? प्लूरल। और जिस वर्ब के अंत में क्या हो? एस, उसको क्या माना जाए? एक वचन। और किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का एक वचन बहुवचन से मतलब नहीं होता है। जैसे कि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, जैसे कि हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? इनका कहां लेना देना से एक वचन बहुवचन से? ऐसे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लिखा ये, ठीक है ना। अब अपन इसमें तो ये जो समझाया इसको समझा कर 5-7 सेंटेंस भी पूछ लें तो क्या ही बुरा है, नहीं? ताकि एक वचन बहुवचन की कहानी तो यहीं खत्म हो जाए, बार बार आपके फिर से दिक्कत नहीं हो। तो मैं यहां एक और जो चीज बता रहा था कि देखिए नाम, नाउन को हम क्या बोलते हैं? नाम। नाउन आमतौर पर कोई भी हो, अपनी जो वास्तविक रूप है उसमें वो क्या रहता है? एक वचन। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ऊपर लिख देते हैं, चलिए। मैंने एक संज्ञा लिखी, क्या? लड़का। ठीक है, तो बॉय क्या है? नाउन। और कोई भी नाउन जो अपना बेसिक मूल रूप में वो क्या रहता है? सिंगुलर। और इसमें जब आप नाउन में जब आप क्या जोड़ देते हैं? SEIS, तो SEIS जोड़ने से यानी जिस नाउन के अंत में क्या आ रहा है? S,
वो फिर अपने क्या बन जाता है। देखिए बच्चों, मैं क्रिया की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं? लड़का संज्ञा है या क्रिया? नाउन है कि नहीं, इतना तो समझ ही सकते हैं। तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे हम क्या लिखें, तो वॉइस प्लूरल हुआ। ये अब इसके जस्ट साथ में अभी हम बात कर रहे थे, ये अभी लिखना नहीं, थोड़ी देर है ना, एक बार जो फिर मैं समय दे दूंगा, आराम से लिख भी लेना। मैंने ये कहा था कि वर्ब कोई सी भी हो, वो अपने मूल रूप में कैसी रहेगी? अरे मूल रूप यानी बच्चों फर्स्ट फॉर्म। किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या मानी जाएगी? प्लूरल यानी बहुवचन। जैसे कोई सा भी ले लेते हैं, मान लो मैं अभी बात कर रहा था ना किसकी? गो। तो गो वर्ब का मूल रूप, और मूल रूप कैसा? बहुवचन, प्लूरल। और अगर उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? एस, यानी ऐसी क्रिया जिसके लास्ट में एस आ रहा हो, वो क्या हो जाएगी? सिंगुलर। जैसे गो का क्या हो गया? गोज। तो नाउन और वर्ब जो है ना, आपस में इस तरीके से थोड़े अपोजिट से प्रतीत होते हैं। तो मान लो अगर मुझे कोई सेंटेंस लिखना है कि मान लो मैंने लिखा इन्हीं को समझाने के लिए कि लड़का जाता है, तो इसमें से क्या बेहतर है? या मैं कहूं कि लड़के जाते हैं, क्या बेहतर है बताओ? तो ये बॉय नाउन है, एक वचन है, मतलब कैसा है? सिंगुलर। तो वर्ब भी सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब के एंड में क्या हो गया? गोज हो गया। नाउन है, क्या आ रहा है? नाउन के अंत में एस, मतलब बहुवचन, और बहुवचन क्रिया फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई? मतलब इधर एस नहीं है तो इधर एस है, इधर है तो इधर एस नहीं है। तो ये चीज है नाउन और वर्ब की, हमें जानकारी होनी चाहिए। ये लिख लो, मैं 4-5 सेंटेंस पूछ लेता हूं, फिर अपना पहला टॉपिक शुरू करने की कोशिश करेंगे। वर्ड मीनिंग भी तो याद करनी है ना फिर। पर यह है कि हाँ, ये अपना बेसिक एक बार के लिए कि भाई हाँ, हमें छोटी बड़ी चीजें बता दी गई है पहले ही। अभी इसके कुछ क्वेश्चन में पूछ के समझाऊंगा और बढ़िया से, भाई जैसे थोड़ा कंफ्यूजन भी रह गया वो दूर हो जाएगा। फिर क्या है कि जब हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं तो फिर बहुत ज्यादा इन चीजों को बीच में नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए क्या, ये पहले एक बार क्लियर हो जाएगी तो हमारे माइंड में एक फॉर्मेट बन जाता है कि इस तरीके से ये करना है। हम सिर्फ एक चीज का वादा कर सकते हैं कि पढ़ने के बाद बुरा नहीं लगेगा, इतना मुझे पता है। बाकी आप अपने अपने विचार हैं। तो ये एक बार आप अच्छे से लिख लो। मैं बोर्ड पे 5-6 सेंटेंस लिखूंगा और सब में 2-2 वर्ब दूंगा। आपको जो अच्छी लगती है आपके हिसाब से उसको सही कर लेना। तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाएगा अपना। यहां नकल की जरूरत नहीं है, नकल वहां करना जहां से काम बने। यहां तो आपके सही होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होंगे तो आप अपने आप को सुधार करोगे। आपकी कॉपी आप चेक करने वाले, तो नकल किसके लिए करना। तो इसलिए जो सवाल लिखूं सिंपल है, पर आपको बेसिक अच्छे से आए इसलिए है सिर्फ। नहीं तो होने को अपन कल से टॉपिक ही शुरू करते, लेकिन टॉपिक शुरू करते तो बहुत सारे साथी जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज की, वो रह जाते पीछे। अब हटा सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूं लास्ट में ताकि फिर अपन आगे बढ़ पाए। आइस, आप अपनी अपनी सुविधा से आंसर कर लेना। टर्न या टर्न्स में से आपको एक पर सही लगाना है। आइस टर्न या टर्न्स इनटू वाटर।
आपको खुद को टिक लगाना है, बोलना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। सेकंड सेंटेंस लिख देता हूं मैं, सम स्टूडेंट्स कम, या कम्स में से आपको सही लगाना है लेट, या मैंने ऐसा लिखा, अ स्टूडेंट कॉल या कॉल्स मी, और देखते हैं सी डू या डज नॉट टेक टी, दे डू या डज देयर वर्क वेल, आई लाइक लाइक्स तो एक बार ये 2-4 सेंटेंस लिखकर आप वर्ब पर टिक कर लो कि मेरे हिसाब से इसमें ये वर्ब ठीक है, ताकि भाई हमको ये तो रहे ना कि भाई चलो हमें बेसिक जो था वो अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक जैसे अगर ठीक ठाक बैठ गया तो आगे फिर दिक्कत आनी ही नहीं है, क्योंकि बेसिक तो यही है। भाई अपने खुद के किए हुए एक सही है तो भी अपने को कि भाई हाँ चलो हम इसको सुधारेंगे, सीखेंगे। देखो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि बर्फ जो है वो किस में बदलती है, पानी में। तो हमारा सब्जेक्ट है आइस, सिंगुलर है कि प्लूरल, इसको गिन तो सकते नहीं है, और जिसको भी नहीं गिन सकते उसको क्या मानते हैं, एक वचन ही, है ना, जैसे पानी हुआ। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आगे भी याद रखना कि जिनको हम गिन नहीं पाते हैं, जैसे पानी है, चाय है, दूध है, वो सिंगल एक वचन ही होती है। जैसे पानी बहता है कि बहते हैं, भाई सिंगुलर ही रहती है वो चीजें, है ना। तो पहले में आइस टर्न्स इनटू वाटर, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। हमारा अगले में सब्जेक्ट कौन है, तो स्टूडेंट्स में क्या आया, एस, नाउन में एस मतलब बहुवचन, तो इधर ऐसे तो इधर एस की आवश्यकता, तो स्टूडेंट्स कम आते हैं। और यहां स्टूडेंट एक वचन सिंगुलर, तो क्या है, एस, या मतलब जिसमें एस है वो सिंगुलर वर्ब, कॉल्स। सी
कितनी बालिका? एक वचन वर्ब, एक वचन एस वाला, डजन टेक टी। दे का हिंदी मतलब वे, इनका बहुवचन प्लूरल क्या? आई को बहुवचन मानना है, लाइक। ठीक है ना? तो ये अपने बहुत बेसिक चीजें हो गई है पूरी। इसके बाद आज तो वर्ड मीनिंग करेंगे। हमारा पहला टॉपिक एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे। 2 दिन में टॉपिक पढ़ेंगे और दूसरे ही दिन 10-15 सेंटेंस यहीं कर लेंगे। जो अपना वहीं थोड़ा कोई डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब वर्ड मीनिंग कल वाली पूछनी है